मैं एक सितार वादक हूँ और खुशी की बात है कि अभी कल ही मैंने 68 वर्ष जो है 68 ईयर्स मैंने पूरे किए हैं अपने जन्म के। और 68 ईयर्स में से जब मैं रिकॉल करता हूँ तो 63 ईयर्स मैंने सितार बजाया है, 63 साल। या यूँ कहें कि बजाया तो क्या है, अभी सीख रहा हूँ। 5 साल की उम्र में, माफ़ कीजिएगा क्योंकि ये एक लेक्चर सीरीज़ का प्रोग्राम है। नॉट दैट आई शुड परफॉर्म विद आई शुड स्टार्ट विद ए राग, उस पर आलाप जोड़ जो कुछ सितार पे होता है वो सब करूँ, सितार भी करूँगा बीच बीच पे। और थोड़ा सा अपने बारे में मेरे को कहा गया है, मेरे को भी और सब कलाकारों के, कि वो एक्सपीरियंस शेयरिंग करें। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ मेरे को मिले हैं और डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक यूनिवर्सिटीज़ में मेरा यहाँ नहीं, बहुत हिंदुस्तान क्या पूरे विदेशों में आना जाना लगा रहता है। तो खुशी होती है थोड़ा बात करते हुए, क्योंकि इस किस्म के प्रोग्राम कम होते हैं। 5 साल की उम्र में मेरे घर में संगीत का वातावरण था। पिताजी श्री मेघराज शर्मा, ही वॉज टीचिंग इन GCG 11 चंडीगढ़, एंड व्हेन वी केम टू चंडीगढ़ दैट वाज द ईयर 1963। तो मेरा जन्म जो है वो 1957 का है। तो घर में किसी भी कलाकार की जो अपब्रिंगिंग होती है, नॉर्मली जितने भी घराने के लोग बने हैं या जो भी बच्चे ऐसे माहौल में आगे इस कला को अडॉप्ट करके कलाकार बन पाए हैं, उनका माहौल लगभग एक जैसा ही होता है कि घर में पिताजी हैं और अन्य कलाकार आ जा रहे हैं, गाना बजाना चल रहा है, और हम लोग खेलते वेलते, जैसे 5-6 साल की उम्र का क्या बच्चा होता है और क्या वो करेगा, या और छोटा। और शागिर्दों को जो लोग जो गुरु सिखा रहे हैं वो हम लोग सुन रहे हैं खेल खेल में। जैसे किसी डॉक्टर के बच्चे के लिए आई थिंक उसके जो डॉक्टर के ऑपरेटर्स होते हैं वो कोई अजूबा नहीं होते हैं। अगर कोई डेंटिस्ट है तो उसके लिए वो मशीन्स और वो सारा, क्योंकि अपने पिताजी को या माता को या घर में कोई ऐसे डॉक्टर्स हैं तो उनको देखते देखते, ऐसा खिलाड़ियों के साथ होता है, साइंटिस्ट लोगों के साथ होता है। सॉरी, बीच में मैं भूल गया, आज हमारे बीच एक हमारे प्रदेश के बहुत ही गौरवमयी कलाकार और टीचर श्री केशव जी भी पधारे हैं मेरे को सुनने के लिए। वो बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत धन्यवाद दूँ कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है और ही सच ए सीनियर आर्टिस्ट कि वो आज इस शाम में हिस्सा बनने आए हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर दिस इवनिंग। तो मैं बता रहा था कि सितार, क्योंकि वो शागिर्दों को सिखाते थे और वो राग या जो भी ताने या जो भी उसका जो अभ्यास करवाते थे वो हम लोग ऐसे आसपास घूमते रहते थे और वो याद हो जाता था। तो सितार कब से बजाना शुरू किया ये मेरे को मालूम नहीं, हालांकि ऑन रिकॉर्ड मेरे को ये मालूम है कि आई वाज जस्ट 9 in 1966 when first time I performed on the stage. That was Tagore Theatre, the biggest auditorium in Chandigarh. तब मेरी उम्र 9 साल की थी। और सितार पिताजी, क्योंकि हमारे घर में एक छोटा सितार तो था नहीं, रिसोर्सेज भी बड़े नॉर्मल से ही होते थे और लाइफस्टाइल भी बहुत सिंपल होता था। तो जब पिताजी ने घर से चले जाना तो मैंने उनका सितार पकड़ करके वो चीज़ें दोहराने की कोशिश करता था जो वो अपने शागिर्दों को सिखाते थे। मुझे याद है कि राग वृंदावनी सारंग और यमन कल्याण, ये पहला राग था जो कि उन दिनों में हमारे घर में जो मैंने बजाना शुरू किया थोड़ा बहुत। तो हुआ यूँ कि एक दिन वो जॉब पे चले जाते थे, पीछे मैं उनके इंस्ट्रूमेंट के साथ मस्ती करता था, बजाता था। तो मेरे से एक तार टूट गया ये बजाते बजाते। मैं इतना डर गया कि भाई आज जाने क्या होगा। और माफ़ कीजिएगा, पहले के पेरेंट्स आज जैसे पेरेंट्स भी नहीं थे, बड़े सख्त होते थे। और ख़ास तौर पे संगीत के टीचर तो इतने क्रूर होते थे, पूछो ना। वो कुछ भी परहेज़ नहीं करते थे और इतना सख्त डिसिप्लिन में उन लोगों की सिखलाई होती थी, शागिर्दों की भी। और इवन हमारी भी ऐसी हुई, अगर हथौड़ी पड़ी है तो वो हथौड़ी मार देते थे। मतलब ये एक ना जाने क्या था, ये ना जानते हुए कि अगर बच्चे का उंगली टूट गई तो सितार क्या बजाएगा, पर जो था ऐसे था। तो सितार का तार टूट गया। तो जब वो शाम को आए
तो मैंने उससे पहले क्या किया, अपनी समझ से इसमें थोड़ा बहुत ऐसे उसको ऐसे करके जोड़ करके कोने में रख दिया कि उनको क्या पता चलेगा। सो आके माँ से पूछा, तो माँ ने बताया कि ऐसे करके ये आपके एब्सेंस में बजाता है। तो उन्होंने फिर मेरे से सुना। सो दैट वाज द डे, मेरे ख्याल 5-6 साल की उम्र थी तब भी। तो उन्होंने फिर मेरे को एक छोटा सितार बनवा के दिया, बिकॉज आई वॉज टू स्मॉल टू हैंडल अ बिग इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने मेरे ग्रैंडसन के लिए एक छोटा सा सितार बनाया है, वो इस साइज़ का। आप जो लोग मेरे से सोशल मीडिया पे जुड़े हैं वो देखते भी होंगे कि एक बच्चा मेरी गोद में, जब मैं ये बड़े सितार के साथ हूँ तो वो छोटे सितार के साथ है, और ही सिटिंग बिसाइड मी। बजा तो क्या सकता है, पर वो थोड़ा इमिटेट करने की कोशिश करता है। तो उसके बाद तालीम शुरू हो गई। 9 साल की उम्र में पहला प्रोग्राम चंडीगढ़ में हुआ, और उसके बाद फिर मेरे जो दूसरे गुरु थे वो मेरे पिताजी के गुरु के बेटे थे, स्वर्गीय श्री जितेंद्र कुमार जी। ही वॉज ए फॉर्मर टीचर इन MCM DAV कॉलेज। वो 1990 में ही एक्सपायर्ड। उनसे तालीम हुई। फिर एक डॉक्टर RD वर्मा जो कि बनस्थली विद्यापीठ में प्रोफेसर थे और पंडित रविशंकर के शागिर्द थे। तो वो 1972 में जब मैं मैट्रिकुलेट कर रहा था तो वो हमारे यहाँ पे आए थे चंडीगढ़ में। ही केम एज एन एग्जामिनर टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन GCG एंड सो मैनी अदर सिटीज़, क्योंकि पहले ये पंजाब हरियाणा ये सारा कुछ उन दिनों में इकट्ठा ही होता था। एंड टीचर्स जो आते थे वो दे यूज टू ट्रेवल ऑल दीज स्टेट्स, जिनको हम आज स्टेट कहते हैं, तब इट वॉज ए बिगर या लार्जर पंजाब। तो उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि इसको मेरे पास आप भेजिए। तो मैं उनके पास गया। ही यूज टू लिव इन बनस्थली विद्यापीठ, जो जयपुर से आगे है, कोटा रोड के ऊपर। विल यू इमेजिन कि 10वीं आज हम बड़ी बड़ी उम्र के बच्चों को भी इंडिपेंडेंट नहीं होने देते हैं। ये माँ बाप की वो मैं कमज़ोरी समझता हूँ कि 10वीं करी थी और अकेला ही मैं बनस्थली विद्यापीठ गया। और वहाँ पे जो मेरे को एक एटमॉस्फेयर मिला वो ये था कि वहाँ मेहंदी हसन खान साहब, गुलाम अली जी, हुसैन बख्श, फरीदा खानम, या और जितने क्लासिकल सिंगर्स जितने थे, बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब, पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान साहब, निखिल बैनर्जी, वो ही वॉज सच ए पर्सनैलिटी कि उनको एक शौक़ था कि जो भी उस समय मार्केट में कोई CD तो नहीं था, जो LP रिकॉर्ड्स वगैरह आए वो सबसे पहले उनके घर में होता था। और हमें ये आज़ादी थी कि चाहे हम रात को 12 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे रात को 2 बजे ऊंची आवाज़ में उसको सुने। और उनकी छत के ऊपर बनस्थली विद्यापीठ में मेरे को आज भी याद है कि हम रात 2-2, 3-3 बजे तक वो प्रैक्टिस करते थे। पर शुरू से मेरा एक बचपन का सपना था कि सितार मैंने अगर सीखना है तो इस सदी के महानतम जो संगीतज्ञ हैं उस्ताद विलायत खान साहब, उनसे सीखना है। तो मैं नतमस्तक हूँ अपने इन गुरुओं के लिए कि उन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया कि व्हेन आई वॉज अबाउट 20 आई वॉज अडॉप्टेड बाई उस्ताद विलायत खान साहब एज ए शागिर्द। आप लोगों को मालूम नहीं कितना पता है या नहीं पता है, उस्ताद विलायत खान साहब बहुत सालों तक शिमला में रहे हैं। और छोटे शिमला में एक परी महल करके आज भी एक बिल्डिंग है, विच इज़ ओन्ड बाई आई थिंक द हेल्थ डिपार्टमेंट नाउ। उसका डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ है वहाँ पे, या डॉक्टर्स के लिए कुछ ओरिएंटेशन या इस किस्म के कार्यक्रम चलते हैं। तो वो शिमला में, मुंबई से शिमला में बहुत सालों तक रहे, और ये गवर्नमेंट की तरफ से ही उनको ये बिल्डिंग दी थी। लेटर ऑन ही शिफ्टेड टू देहरादून, और मैं उनका शागिर्द देहरादून में जाके हुआ। तो देहरादून में शुजात, आप सब लोग जानते हैं, उस्ताद शुजात खान, और उनके 2 बेटियां और थी उन दिनों में, और हिदायत जो अभी सबसे छोटा बेटा है वो 4-5 साल की उम्र का था। तो वहाँ पे सिखलाई का क्या तरीका था कि सारा दिन आप जो मर्ज़ी करें, खेलो, सो, खाओ, पियो, या जो भी काम है वो करो। रात को 10 बजे उनके जो ड्राइंग रूम में सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, और वहाँ पे रियाज का सिलसिला चालू होता था, विच यूज टू लास्ट सम टाइम एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, सम टाइम 4 o'clock इन द मॉर्निंग। क्योंकि कॉन्सर्ट्स वगैरह जो सब कॉन्सर्ट्स बड़े बड़े हिंदुस्तान में और बाहर होते थे वो रात के समय में होते थे, और बड़ा कड़ा प्रैक्टिस वहाँ पे होता था। एंड आई एम टू फॉर्चुनेट कि मैं उनका शागिर्द बन पाया।
और डायरेक्ट रूप से उनसे सीख पाया। आप लोग संगीत के विद्यार्थी हो या जो नहीं भी हैं, उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि उस्ताद विलायत खान साहब का जो मेन कंट्रीब्यूशन सितार में है, जो साज आप देख रहे हैं, ये जो सितार आज आप देख रहे हैं, इसकी फैब्रिकेशन, इसका डिज़ाइन, इसका साइज़, इसका साउंड, इसका स्टाइल ऑफ प्लेइंग, वो उस्ताद विलायत खान साहब की देन है। सितार एक यूँ कहते हैं कि अमीर खुसरो के साथ टाइम से शुरू हुआ। उससे भी प्राचीन में जाएं तो हमारे देवी देवताओं के हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, माँ सरस्वती के हाथ में वीणा है, एंड इट्स वेरी क्लोज टू वीणा, द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन सी। तो वीणा चलो साउथ इंडिया का इंस्ट्रूमेंट रह गया, पर सितार भी उसी से आगे जाके डेवलप हुआ इंस्ट्रूमेंट है। तो आजकल दो जो स्कूल ऑफ सितार प्लेइंग हैं वो हैं पूरी दुनिया में, पंडित रविशंकर स्टाइल ऑफ प्लेइंग एंड उस्ताद विलायत खान साहब प्लेइंग ऑफ म्यूज़िक। विलायत खान साहब का एक 6 से 7 और 7 पीढ़ी का एक सिलसिला है। विलायत खान साहब के पिताजी वाले जो उनके हैं उस्ताद इनायत खान साहब, उनके चाचा उस्ताद वहीद खान साहब, और इनायत खान साहब के पिता उस्ताद इमदाद खान साहब, उनके पिता उस्ताद साहबदाद खान साहब, और उनके पीछे जो उनका लाइनेज है वो भी संगीतकारों का ही जाता है। और विलायत खान साहब के भाई उस्ताद इमरत खान साहब, विलायत खान के बच्चे उस्ताद शुजात खान साहब जो आज हैं, और इमरत खान साहब के 4 बेटे हैं जिनमें कुछ जो 3 सितार और सुरबहार बजाते हैं, एक सरोद बजाते हैं और एक तबला बजाते हैं। तो कहने का मतलब कि कंट्रीब्यूशन ये था कि इंस्ट्रूमेंट चाहे आप कोई भी बजाएं, यू आर ऑलवेज सिंगिंग विद इन योर सेल्फ। आप अंदर में एक विचार उठता है, उसको आप उंगलियों के माध्यम से, आप इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आप उसको बजाते हैं। यानी ये स्टाइल उनसे पहले नहीं था। तो सितार में बजने वाली जैसे चीज़ें थी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड 2 हाथ का काम होता था, लेफ्ट हैंड का काम बहुत कम था। तो राइट हैंड में जैसे इसमें 2 स्ट्रोक बज सकते हैं, इसमें गाने जैसा फील नहीं आ रहा। सितार तो बज रहा है पर गाने का फील नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि जो गाना था उसको सितार पे उतारने के लिए एक तो सितार का डायमेंशंस को चेंज किया, जवारी कैसे होनी चाहिए, इसमें सस्टेन कैसा आना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आज मैक्सिमम लोग सितार बजाते हैं उस्ताद विलायत खान साहब का, उसमें यू विल सी कि इसमें 13 तार नीचे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 तार तरफ के हैं विच वी से सिंपैथेटिक रेजोनेंस क्रिएट करते हैं, और 6 तार ऊपर के हैं, वी डोंट हैव ए स्ट्रिंग हेयर। तो जोड़े का पहले जोड़ा नाम ही पैर को बोलते हैं। तो पहले ये 2 तार होते थे किसी ज़माने में जोड़े के। रविशंकर जी के सितार में मध्यम होगा ये वाला, फिर यहाँ जोड़ा होगा, फिर पंचम होगा और खरज होगा। मीन्स कि वो 4 ऑक्टेव का सितार होता है उसमें, और उसके बाद एक पंचम होगा, ये 2 चिकारियाँ सेम होगी। उस्ताद विलायत खान साहब के घराने में एक साज बना जिसको सुरबहार बोलते हैं। सुरबहार एक बड़ा सितार का रूप है, यानी आलापचारी या अगर ज़्यादा ऑक्टेव उसमें 5 ऑक्टेव लेने हों तो वो सुरबहार में लिए जा सकते हैं, और उसकी आवाज़ बहुत गंभीर होती है। और सितार का ये जो शेप है और जो साउंड है ये उस्ताद विलायत खान साहब से ही शुरू हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड इसलिए है कि यू कैन कंपेयर द काइंड ऑफ प्लेइंग बिफोर विलायत खान साहब, उससे पहले के जो कलाकार थे, और विलायत खान साहब। तो आप आज जो गला प्रोड्यूस कर सकता है, कोई सॉन्ग, कोई बंदिश, वो सितार के ऊपर बजाया जा सकता है। आई विल टेल यू द एग्जाम्पल। ये राग पहाड़ी बजा रहा हूँ क्योंकि मैंने गेटी थिएटर में जब जब बजाया पहाड़ी ही बजाया है, और इतना सुंदर ये राग है कि 2 स्वर से ही हम भी मोहित हो जाते हैं और सुनने वाले भी हो जाते हैं। रे ना ना तान ता रे ना ना
तेरा तारा। माए ने मेरे शिमले बिराए, चंबा कितने के दो। ये गले से कहना बहुत आसान है, उसमें भाव है, उसमें फील आ जाता है, पर वो सितार में वही इमोशन से बजाना कि आपको वो गाना ही लगे। दिस इज़ व्हाट द सितार इज़, जो उस्ताद बुलंद खान साहब की बात करते हैं। चंबा कितने के दो, शिमले ने बसना, कसौले ने बसना, चंबे जाना जरूर है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो निकाल पा रहे हैं उसमें मींड का प्रयोग बहुत बढ़ गया, और तारे आपको हेल्प करती हैं इन सस्टेन्स को ज़्यादा निकालने के लिए। गले से क्या हरकत बोलते हैं हम? सगा बदन ऊंचिया पहाड़ा कर लेना सा नजारा, कांगड़ा ते कुल्लू घूमना, यानी आपकी उंगलियां आपका गला बन जाए, बस यही एक स्टाइल है जो सितार में हम लोग कोशिश करते हैं। मीनवाइल स्कूलिंग हुई चंडीगढ़ में, ग्रेजुएशन मैंने किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। संगीत का विषय बहुत बहुत कम जगहों पे था, और लड़कों के साथ बहुत भेदभाव था संगीत को लेके। गर्ल्स कॉलेज में म्यूज़िक होता था, लड़कों के कॉलेज में म्यूज़िक ही नहीं होता था। हम लोग म्यूज़िक करना चाहते थे, कहाँ जाएं? सो आई रिक्वेस्टेड वन ऑफ द कॉलेजेस विच यूज्ड टू हैव इवनिंग स्टडीज़, पंजाब यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज बोलते थे उसमें म्यूज़िक नहीं था, पर वो जो वहाँ के अधिकारी प्रिंसिपल्स, उनका बड़ा अच्छा सोच होता था। सो आज बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट उन जगहों से निकले हैं। तो टारगेट क्या था? इन बच्चों को लो, इनको सिर्फ इंग्लिश पढ़ने आएंगे कॉलेज में, म्यूज़िक तो ये कर ही लेंगे अपने आप। ये वी वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटेंडिंग एनी ऑफ द क्लास एक्सेप्ट इंग्लिश। तो वो साल भर में कॉम्पिटिशन्स लड़ते रहो, यूथ फेस्ट लेते रहो, 20-25 ट्रॉफियाँ लेके आओ,
और हमें 25 रुपये का एक इनाम दिया जाता था जब हम एक रनिंग ट्रॉफी लेके आते थे। ग्रेजुएशन हुआ ऐसे, आई स्टूड इन द मेरिट लिस्ट, फर्स्ट 10 जो बच्चे होते थे यूनिवर्सिटी के, नॉट इन म्यूज़िक, इन जनरल स्टडीज़, उनको एक मेरिट स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जाता था। अब हमने एमए म्यूज़िक में करना था। म्यूज़िक का एमए उन दिनों यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में था ही नहीं, बहुत दूर दूर तक कहीं नहीं था, दिल्ली में था। अब रिसोर्सेज नहीं थे, पिताजी भेज नहीं पाए, और फिर वही भेदभाव उन दिनों भी पंजाब यूनिवर्सिटी में ये था, लड़कियाँ अपीयर हो सकती थी प्राइवेट एमए करने के लिए, लड़कों के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था। तो आई वेंट टू द वाइस चांसलर, रिक्वेस्ट किया कि हमारे लिए भी ओपन कर दीजिए, हम करना चाहते हैं। सो आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी टू अपीयर एज ए प्राइवेट कैंडिडेट टू डू माई एमए। एमए किया 1977-8 में, 20 साल का था, जॉब लग गई। कितना इजी था, आप लोग कितने स्ट्रगलिंग हैं आज। 20 साल का था, एमसीएम कॉलेज में जॉब लगी। एंड एक पैरेलल उन दिनों एग्ज़ाम्स चलते थे, संगीत प्रवीण, संगीत भास्कर, वो मैंने बीए के दौरान ही कर लिए थे। तो उसके वो दोज डिग्रीज वर रिकॉग्नाइज्ड टिल 1977 कि अगर आप बीए किया है 77 तक और साथ में वो संगीत प्रवीण किया है, यू आर एलिजिबल टू बिकम ए लेक्चरर इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी और ए कॉलेज। और 77 में और 8 में वो डिग्रियाँ रिकॉग्नाइज्ड हो गई। तो मीनवाइल मेरा एमए भी कंप्लीट हो गया। 79 आई एंटर्ड द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। पंजाब में बहुत जगह नौकरियां मिली, इधर उधर नौकरियों की कमी नहीं थी कहने का मतलब। और आज के मैं बच्चों को देखता हूँ, मेरे खुद के शागिर्द बेचारे 40-40 साल के हो रहे हैं, 35-35, 40-40 साल के हो रहे हैं, नौकरियाँ नहीं हैं, कहाँ जाएँ। तो इस प्रकार मेरा पैशन और मेरा प्रोफेशन ये दोनों एक हो गए। मैंने रियाज़ करना था, मैंने सितार बजाना था, और मुझे संगीत की ही नौकरी मिल गई हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में। दो इट वाज ए ट्रांसफरेबल जॉब, आई हैड 24 ट्रांसफ़र्स। मीनवाइल ये हुआ कि फिर कुछ साल के बाद 1989 में मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ICCR ने सिलेक्ट किया एंड दे सेंट मी टू USSR मॉस्को, एम्बेसी ऑफ इंडिया। अब कहने का मतलब ये कि जो भी यात्राएं हैं मेरी, जो भी यात्रा है, अब वहाँ मैं 4 साल रहा, रशियंस को सिखाया, बहुत सारे देशों में उन दिनों पहली बार मैंने विज़िट किया, एंड आई वाज जस्ट 30। और उसके बाद 2009 तक मैं बाय वर्च्यू ऑफ सीनियरिटी, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर आते हैं, फिर एसोसिएट हो जाते हैं, प्रोफेसर हो जाते हैं, फिर प्रिंसिपल हो जाते हैं, जॉइंट डायरेक्टर हो जाते हैं, ये सब पद मैंने किए संगीतकार होते हुए भी। तो सबसे मैं कहता हूँ कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संगीतकारों का मतलब ये नहीं है कि आप संगीत करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि वो ज़्यादा, संगीतकार बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, पर इंग्लिश का प्रोफेसर ज़रूरी नहीं है वो सितार बजा सकता है। या तो इसलिए सोसाइटी में हम ये निवेदन करेंगे सबसे कि घरों में जब तक इस कलाओं की इज्जत नहीं होगी, सबसे पहले घर में इज्जत हो, माँ बाप का एक विश्वास हो कि अगर बच्चा में कुछ, देखो हम लोग सब पैदा होते हैं, सब लोगों ने इंजीनियर नहीं बन जाना, सब लोगों ने पायलट नहीं बन जाना, सब लोगों ने फौज में नहीं चले जाना। सब लोगों के लिए एक डिफाइंड जॉब है, उनके अंदर में कुछ टैलेंट है, उस टैलेंट को पहचानना चाहिए। हम लोग खुद भी पहचानें और हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे घर में उस पहचानें, क्योंकि एक बड़ी आम बात है ये, आपने हमारे घरों में भी देखा, कोई पूछता है क्या कर रहा है बेटा, कि वो सितार बजाता है या गाता है। वो तो ठीक है, पर करता क्या है, एज़ इफ़ ये गाना बजाना कुछ काम ही नहीं है। जबकि हमें पता है कि हम 24 घंटों में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे हम इस प्रोफेशन में नहीं होते हैं। हम 24 घंटों के 24 घंटों इस प्रोफेशन में होते हैं, क्योंकि जब हम सो भी रहे होते हैं तो भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है। एंड आई टेल यू, रात को सोते सोते कभी कभी कोई तिहाई, कोई कंपोजिशन, कोई ऐसी सपने में आती है, और मैंने बहुत बार उठ के, क्योंकि अब फ़ोन है, उसको मैंने वो गुनगुना के रिकॉर्ड कर लिया और अगले दिन सुना फिर जाके। ये तब होता है जब आप पागलपन की हद तक इस कला के अंदर जाते हैं, और सफल भी आप तभी होंगे कि काम संगीत ही नहीं, जो भी करेंगे उसको एक पागलपन की हद तक करें।
सोते जाते उठते बैठते आपके दिमाग में वही होना चाहिए। बातें करते के साथ साथ थोड़ा सा संगीत भी चलता रहे। और बस 5 मिनट और लूँगा, उसके बाद द सेशन विल बी ओपन टू यू ऑल्सो। अगर आप लोग कुछ सवाल मेरे से करना चाहते हो, ताकि अगर मेरे अनुभव से या मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ लाभ हो सकता हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो सितार एक ऐसा वाद्य बन गया है कि उस पर आप किसी भी किस्म का संगीत बजा सकते हैं। बॉलीवुड म्यूज़िक हो, गज़ल म्यूज़िक हो, भजन हो, धुन हो, फोक म्यूज़िक हो, कुछ भी हो। कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैंने दिए हैं। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने गा सकते हैं तो गाइए, साथ में आनंद आएगा। लट्ठे दी चादर, आवाज नहीं आई। लट्ठे दी चादर, लाउड लाउड। आवो सामने खोलो दिवस के न रंग माया।
तो छोटे छोटे एग्जाम्पल है क्योंकि टाइम बहुत छोटा है। तो कोई गज़ल हो, कुछ हो, एनी थिंग यू कैन प्ले। ये सब आज के ज़माने में कुछ ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ नहीं रह गया है। ज़िंदगी के पड़ाव में बहुत सारे अवार्ड्स आते गए, उनको कभी देखा नहीं। किस चीज़ की ओर देखा? अपना कर्म कीजिए, रियाज कीजिए, बी हम्बल, बी डोसाइल, और देने की भावना रखें। बहुत सारे हम लोगों के पास क्या था जो हम इतने इतने गुरुओं को दे पाए? कुछ नहीं। तो आज भी कोशिश करता हूँ कि अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ फीस, कि उसके पास फीस है नहीं है, कैसी उसकी बैकग्राउंड है नहीं है, सबको सिखाता हूँ। रिटायरमेंट तक मैंने किसी बच्चे से कोई फ़ीस नहीं ली थी। आई रिटायर्ड इन 2015, 10 साल हो गए हैं आज। उसके बाद बच्चों ने खुद ही सोचा कि गुरुजी की अब रिसोर्सेज कम हो गए हैं, जो दे देते हैं स्वागत है, जो ना दे उसका भी भला है। हमारा कर्म क्या है? संगीत की वजह से ही हम लोग जिंदा हैं, और संगीत मैंने नहीं बनाया है, ये भगवान की दी हुई एक कला है जिसको हमें ये काम सौंपा कि संगीत के माध्यम से आप लोगों के मनों को छुएं, आप लोगों के हृदय में स्पंदन हो, हमारे हृदय में स्पंदन हो पहले, और वो आप लोगों को अपनी भावनाओं तक हम ले जा पाएँ। बस यही मेरी जीवन यात्रा है। बहुत धन्यवादी हूँ कि पिछले साल संगीत नाटक अकेडमी ने मेरे को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया 2023 का, और दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। और अब सितार पे क्या बजता है? थोड़ा सा 2 मिनट के लिए एक पहाड़ी की गात बजाता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, अगर आपने तपस्या की होगी, मैं इसको रियाज भी नहीं बोलता हूँ, मैं तपस्या बोलता हूँ। जब आप बहुत सालों तक तपस्या करते हैं, आपके स्वरों में एक जान आ जाती है, वो सजीव हो जाते हैं। बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप संगीत की परिभाषा की अगर सा भी लगाया तो आनंद आ जाए, ये हमारा एक डेस्टिनेशन होना चाहिए, ये एक हमारी मंजिल हो जानी चाहिए। आएगी वो तभी अगर आप 2400 घंटों, सितार है तो सितार का, गायन है तो गायन है, डांस है, गज़ल है, भजन है, तबला है, कोई भी वाद्य है या कोई भी विषय आप जिसको चाहते हैं, जिसको प्यार करते हैं, पहले उस विषय को आप प्यार करें, तभी वो विषय आपसे प्यार करेगा। तो बाकी ठीक है, बाकी दुनिया की जो दुनियावी चीज़ें हैं, डोंट फॉलो द कॉमर्स, कॉमर्स विल फॉलो यू। वंस यू अचीव द कॉमर्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग। आप अपना तपस्या कीजिए, जो भी समय के अनुसार चेंजेस आती हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बुद्धू बन के नहीं रहना है। मैं सबको कहता हूँ, हमारे समय में और किस्म की पब्लिसिटी कि क्या वजह थी? आकाशवाणी संगीत सम्मेलन में अगर जिसका नेशनल प्रोग्राम हो गया, उसको दुनिया ने सुन लिया, तो वो बहुत था। ये हमारे समय में, बचपन में था। धीरे धीरे चेंज आया, अब रेडियो कोई नहीं सुनता है। टीवी हैज़ बिकम ए कमर्शियल थिंग ऑफ जो सी एंटरटेनमेंट जो हो गया। और आप लोगों के लिए ये कि जो भी जैसे भी संगीत करते हुए अपने आप को अलर्ट रखिए। नॉलेज इज़ द पावर, तपस्या इज़ द पावर, इसके अलावा कोई दूसरा फंडा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई 1-2 सवाल करना चाहते हो तो मैं ले सकता हूँ। ये बंद कर दीजिए। अगर कोई इस प्रस्तुति के बाद कुछ कहना चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है, क्योंकि ये मंच ना केवल एक परफॉर्मेंस है बल्कि एक आपस में एक कोऑर्डिनेशन भी है, कम्युनिकेशन भी। इस माध्यम से हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी होने का एक मौका देती है संगीत नाटक अकादमी। तो अगर किसी को कुछ सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो काइंडली वो बताएं। I don't know, I was able to communicate or I was failed to communicate, कि किसी के पास कोई सवाल नहीं है। Don't hesitate, I am just like you। मैं बड़ा शब्द नहीं है मेरी ज़िंदगी में कुछ।
बड़ा तो क्या है कि आज आप 20 साल के हैं तो कल को आप भी 60 साल के हो जाएंगे, 70 के हो जाएंगे, 50 के हो जाएंगे। यस सर। इतना समय तो नहीं होगा, बस जरा सा थोड़ा सा, यस, सिर्फ आधे मिनट में इसको ऑन कर। देखो, मींड लेने के लिए सबसे पहले मींड आपके अंदर में हो। मैंने शुरू में बात कही कि आपके अंदर में जो कुछ है वो ही सितार पे बजेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डेवलप कि आपका कंसेप्ट क्या है सितार को सुनने का, बजाने का, है ना? आप क्या कहना चाहते हैं? दे रे ना दा, ये एक मींड है। दे तो ये सब थोड़े मुश्किल हैं, छोटी छोटी मींड। दे और भाव को जरूर रखिए। मींड का मतलब ये है कि ये भाव को उजागर करने में ये जो टेक्निक्स हैं ये सहायक होते हैं। दे रे ना ना, अब इसको कोशिश कीजिए, पहले पढ़ते पे देख लीजिए। ठीक है, ये स्वर तो बजे पर इसमें भावनाएं नहीं आई। भावना कब आएंगी? दे रे ना ना ना, दे ना। हर स्वर का एक ट्रीटमेंट था। स्वर अपने आप में बहुत नीरस होता है। उस स्वर के आगे पीछे जो कुछ चल रहा होता है, दैट विल मेक द स्वर लाइव। उस चीज को ध्यान में रखिए। दे, देखा ना हारमोनियम पे जो बच्चों को ये करते रहते हैं, उस सितार में भी दे रे ना दा। मीन कहाँ तक हो सकती है? इस यहाँ पे उंगली रखने के बाद इस तार को जो एंड तक जो स्वर है, नॉर्मली इसमें सा से पा, रे से धा, गा से नी, तो प्रैक्टिस कीजिए। ये फ्लैट मीन होगी, सीधे सीधे। स्वर ही आपको रास्ता बताएगा, राग आपको रास्ता देता है कि मैंने ये फ्रेज किया, आगे ये रास्ता खुद बताएगा। क्या ले सकते हैं? दे ताना। अब से मींड भी आया, कण भी आया, मुर्की भी आया। जानकी नाथ देना। अब अगर सितार वाले कैसे बजाएंगे? बिल्कुल नीरस है ये, इसमें ना कोई भावनाएं आई, ना वो उजागर हुआ कि वो कहना गया देना देना। गाइए भाई, गाइए जरूर। जो भी साज बजाइए, स्टेज पे गाने के लिए बेशक मत गाइए, अंदर में गाइए, गुनगुनाइए। आपके हाथ अच्छे हो जाएंगे, आपका वादन अच्छा हो जाएगा। बस यही सब करते करते आ जाए। भावनाएं आपके अंदर, आपके हाथों से, सितार के माध्यम से बाहर, हारमोनियम के माध्यम से बाहर, तबले के माध्यम से बाहर, नाच के माध्यम से बाहर, या किसी भी माध्यम से बाहर। यही एक फंडा है, इसके ऊपर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। एक बार पुनः पंडित हरविंदर शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। आपकी इस जीवन यात्रा में हम सबको एक रास्ता मिला, और इस रास्ता, ये जो रास्ता है, इस पर हम चलने की कोशिश करेंगे। और मैं जी कुछ कहना चाहते हैं जी? जी,
प्रेरित हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए। आपने अपनी जो ये जीवन यात्रा को सुनाया है वो सचमुच में प्रेरणास्पद है, और उसके लिए मैं संगीत का विद्यार्थी नहीं, लेकिन संगीत एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से मनुष्यों को तो क्या, पशु पक्षियों को भी अच्छा लगता है, जो उसकी समझ भी नहीं रख पाते। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये चाहूँगा कि आप कुछ बताएं कि जो ये आजकल ट्रेंड चला है, कोई यूट्यूब से सीखने का, कोई कैरियोके से सीखने का, या विभिन्न तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप एक आध मिनट कह पाए कि कोई जो जैसे ये गुरु लक्ष्मी जय है, वैसे तो गुरु के पास जाकर सीखा जा सकता है, लेकिन जैसे आप दौड़ भाग की जिंदगी है, उसमें जो संगीत की तरफ को जाना चाहें और इसका समय बहुत कम है, तो क्या वो उससे जाना उचित है, सही है, क्या आप कुछ बताएं? देखें, वी कैन नॉट डू अवे फ्रॉम द सराउंडिंग्स, from the technologies, from the changing, you see, aspects of our life and the things available around us. अब भाग दौड़ की ज़िंदगी है, ठीक है। अब मैं खुद भी कभी कभी मतलब परेशान होता हूँ कि किस बच्चे को ये कह के मैं सितार सिखाऊं कि बेटा 25 साल तो कम से कम लगेंगे स्टेज पे आने के लिए, या 20 साल लगेंगे। फिर भी जो भी आपका लाइफ है, जो भी आप करते हैं, उसके बीच में अगर म्यूज़िक में प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं और उसको प्रोफेशन के तौर पे लेना चाहते हैं, उसके बड़े डिफाइंड तरीके हैं। आप गा तो सकते हैं ये सब जो मीडियम्स आपने बताए हैं, पर जब कोई नॉलेज की बात आएगी, जब आप फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, आपने देखा होगा इंडस्ट्री में कोई भी सिंगर जब 2 मिनट के लिए गाता है, उसमें कितना कुछ समाया होता है। उसमें डिफ़िकल्ट तालें भी आती हैं, उसकी चाल भी आती है, सरगम भी आती है, भावनाएं भी आती हैं। संगीत का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि मैंने किशोर दा का या लता जी का कोई गाना सुन के गा लिया। आप उन लोगों को ज़रूर पढ़ें जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या किया था, और उनकी फेलियर स्टोरी भी ज़रूर सुने। दैट विल गिव यू द वे, दैट विल गिव यू द काइंड ऑफ, यू सी, वो रास्ता ज़्यादा दिखाती हैं जो आदमी फेल होता है कि मैं ये सब काम करते हुए कैसे फेल हुआ, सो दैट यू कैन नॉट डू द मिस्टेक्स वंस अगेन। ज़रूर किसी गुरु के पास ज़रूर तालीम लें कुछ साल तक। उसके बाद अगर आप शास्त्रीय संगीत इज़ द मदर ऑफ द ऑल काइंड ऑफ म्यूज़िक, आप शास्त्रीय संगीत को बेशक बाद में गाने के तौर पे या बजाने के तौर पे ना अपनाएं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, किंतु अगर आप गज़ल भी गाएंगे तो उसमें अगर आप शास्त्रीय संगीत का नॉलेज है आपको, आप लय से बाहर नहीं जाएंगे, आप ताल से बाहर नहीं जाएंगे। अगर कोई तबले वाला डिफ़िकल्ट चीज़ भी बजा रहा है तो उसको आप हैंडल कर लेंगे। वॉइस को कैसे मॉड्यूलेट करना है, भावनाएं कैसे उसमें दिखानी है, बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो ज़रूर ये टेक्नोलॉजी आपको थोड़े समय के लिए एंटरटेन तो कर सकता है, और बहुत ऐसे लोगों के बीच मत रहिए कि दो चार लोग 10 लोग हों वो आपकी वाहवाही करते रहें। जो शुरू के दिनों की वाहवाही होती है और जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्रिसिएशन अनडिज़र्व लोगों को चल जाती है। स्टेज पे भी मैंने इस उम्र तक देखा है, कभी कभी कोई ऐसी चीज़ कर दूं जिस पे बहुत सारे लोग तालियां बजा दें तो मैं गलतफहमी का शिकार हो जाता हूं, यार मैंने तो इतना इंटेलिजेंटली बजाया नहीं था, बट वाई दे आर अप्रिशिएटिंग मी ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर मैं सोचूंगा शायद ये चीज़ इनको ज़्यादा पसंद आ रही है, तो मैं बार बार उन चीज़ों को करने का वो करता है। म्यूज़िक किसी करतब का नाम नहीं है। म्यूज़िक एक आंख बंद करके आपको किसी और दुनिया में ले जाने की कला है। आप में शक्ति होनी चाहिए, वो शक्ति आपको विद्या जो है वो किसी से सीखिए, उसका अभ्यास कीजिए और पहले खुद अनुभव कीजिए। अगर आप अपने आप को इम्प्रेस कर पाए जिस दिन, दुनिया अपने आप इम्प्रेस हो जाएगी। शुक्रिया बहुत बहुत।